हेलो फ्रेंड्स, तो हमने सीवीएस फिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली थी। आज एमसीक्यूज पढ़ेंगे। फीमेल विद हेमोरेज वाइल स्टैंडिंग हार्ट रेट इंक्रीजेज ड्यू टू। एक फीमेल है, उसको हेमोरेज हुआ है, जब वो स्टैंड करती है तो हार्ट रेट इंक्रीज होता है। किस वजह से? डिक्रीज इन वेनस रिटर्न। लेकिन जब भी पेशेंट स्टैंड करेंगे तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी क्या करेगा, पुल अप करेगा ब्लड को लोअर लेग्स के, मतलब लेग्स के जो लोअर बॉडी पार्ट्स के वेन्स हैं उनमें। तो ग्रेविटी की वजह से फिर क्या होगा, ब्लड फ्लो वीनस रिटर्न पर डिक्रीज हो जाएगा ना। जब ब्लड पुल करेगा लोअर लिम्स में तो फिर वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा। वीनस रिटर्न का यही मतलब होता है कि इन्फीरियर वेना और सुपीरियर वेना के थ्रू जो ब्लड आ रहा होता है राइट आर्टरियम में, तो ग्रेविटी की वजह से वो डिक्रीज़ कर जाएगा। जब वो डिक्रीज़ कर जाएगा तो फिर क्या होगा, अब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वीनस रिटर्न डिक्रीज़ होगा तो फिर जाहिर सी बात है प्रीलोड डिक्रीज़ होगा। प्रीलोड डिक्रीज़ होगा तो फिर जाहिर सी बात है आगे हमारे पास क्या डिक्रीज़ होगा, कार्डिक आउटपुट फिर डिक्रीज़ हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है ना, फिर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होता है। तो इस वजह से अब कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होता है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना होता है। आपको पता है कार्डिक आउटपुट दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन थी, एक हमारे पास क्या था, हार्ट रेट था, और दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम था। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया ड्यू टू डिक्रीज वीनस रिटर्न है ना, तो अब हार्ट रेट को हम कैसे कार्डिक आउटपुट को कैसे मेंटेन करेंगे, तो उसको बढ़ा के हार्ट रेट को देखें। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास कार्डिक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब हमारे पास क्या है, वीनस रिटर्न डिक्रीज़ होने की वजह से ये डिक्रीज़ हो गया है, ये डिक्रीज़ हो गया है तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो गया है। अब कार्डिक आउटपुट को दोबारा नॉर्मल की तरफ ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको तो हम इंक्रीज़ कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वीनस रिटर्न डिक्रीज़ है, ग्रेविटी ब्लड को नीचे की तरफ खींच रहा है। तो हम क्या करेंगे, हार्ट रेट को बढ़ाएंगे। जितना ये डिक्रीज़ हुआ है उतना हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, तो फिर क्या होगा, वापस कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आगे इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम विद अनचेंज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस है एंड कैपेसिटेंस है, रिजल्ट इन। अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा दें लेकिन पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को हमने चेंज नहीं किया। पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है, आर्टरीज में होता है, स्पेशली आर्टरीरियोल्स, मीडियम साइज जो आर्टरीज होते हैं जिनको हम कहते हैं आर्टरीरियोल्स। और कैपेसिटेंस कहाँ पे होता है, वो स्पेशली होता है वेंस में। अच्छा, तो इनको हमने चेंज नहीं किया है लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम को हमने बढ़ा दिया है। तो अब वो पूछ रहे हैं क्या, रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट ये होगा कि पल्स प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा विद इंक्रीज इन मीन आर्टेरियल प्रेशर। अब पल्स प्रेशर क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जब स्ट्रोक वॉल्यूम को आप इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, तो फिर क्या होगा, सिस्टोलिक जो होता है वो सिस्टोलिक बीपी हमारे पास इंक्रीज़ होता है ज़्यादा। डायस्टोलिक बीपी भी इंक्रीज होता है लेकिन सिस्टोलिक ज़्यादा, तो 120 से फॉर एग्जांपल ये चला जाएगा 150 तक, और डायस्टोलिक 80 से फॉर एग्जांपल चला जाएगा कहाँ तक, 90 तक। तो अब पल्स प्रेशर हमारे पास क्या होता है, सिस्टोलिक से हमने माइनस करना है इसको, डायस्टोलिक को, तो 150 से हम माइनस करेंगे 90 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60। तो 60 हमारे पास पल्स प्रेशर है। तो अब क्या होगा, अब मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर ये होता है कि डायस्टोलिक का हमारे पास, और उसमें हम ऐड करते हैं पल्स प्रेशर का 1/3, ठीक है, तो 1/3 इसका हो जाएगा 20। तो 90 + 20 कितना हो जाएगा, 90 + 20, तो ये हो गया 110। तो अब उसने यही कहा कि जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो फिर क्या बढ़ता है, एक तो हमारे पास मीन आर्टेरियल प्रेशर भी बढ़ गया है देखें, और दूसरा ये पल्स प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया है। तो यही वो पूछ रहा है ना कि इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, हमने स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को हमने चेंज नहीं किया है, तो फिर रिजल्ट क्या होगा कि पल्स प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, और उस पल्स प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से फिर मीन आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब शार्ट वेंट्रिकल मसल लेंथ इज़ ड्यू टू, मसल का जो लेंथ होता है वो शार्ट हो जाता है, वो किस वजह से होता है, इंक्रीज इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर। ये तो हमने कल मैंने आपको समझाया था कि कार्डियक टेम्पोनेट अगर होता है या कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस होता है, उनमें क्या होता है, इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर इंक्रीज होता है। ये पेरिकार्डियम है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, हार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये राइट आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब इस पेरिकार्डियम के अंदर अगर प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, इसको कहते हैं इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर, ये अगर बढ़ेगा तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगा, मसल का जो लेंथ होता है वेंट्रिकल का वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से इसने इसने ये प्रेशर ने इनके ऊपर, वेंट्रिकल के मसल्स के ऊपर क्या है, प्रेशर डाला हुआ है, तो उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्टेड हालत में है, मतलब उनका लेंथ जो है फुल वो रिलैक्स नहीं हो पाता, क्योंकि प्रेशर है ना, प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है। लेडी डायग्नोज टू हैव माइट्रल स्टेनोसिस ऑन ईसीजी देयर विल बी, अब लेडी है उसको माइट्रल स्टेनोसिस है, तो ईसीजी के ऊपर क्या होगा, इरेगुलर आरआर इंटरवल होगा। माइट्रल स्टेनोसिस में इरेगुलर आरआर इंटरवल होता है। आरआर हमारे पास
जो इंटरवल होता है, मतलब एक आर से लेके दूसरे आर तक, मतलब पूरा एक हमारे पास जो होता है जिसमें डीपोलेशन पूरा एक सिस्टोल है, समझे, साइकिल है, कार्डिक साइकिल है। रिगार्डिंग कार्डिक साइकिल में हमारे पास क्या होता है, उसके बारे में कौन सा ठीक है, वो है फर्स्ट हार्ट साउंड इज इन आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। हाँ, ये मैंने पढ़ाया था आपको कि जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है, मतलब वेंट्रिकल्स जब कंट्रैक्ट करते हैं और फिर उस कंट्रैक्शन की वजह से क्या है, वो ट्राइकस्पिड वाल्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो क्या करेगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ना, तो उसके क्लोजर की वजह से फिर फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है। तो ये जो फेस था इसको हम कह रहे थे आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन। आइसो मीन सेम, वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम सेम था कि ना आर्टरिया से कोई ब्लड आ रहा था, क्योंकि वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट होने की वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो रहा है और अभी तक एरोटा भी ओपन नहीं हुआ था इतना, इस वजह से आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रक्शन इसको कह रहे हैं। मैक्सिमम प्रेशर डिसोसिएशन अकर्स एट आर्टरियोल्स टू कैपिलरी जंक्शन। हाँ, अब आर्टरियोल्स में मैक्सिमम प्रेशर होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होता है जहाँ पर। तो अब जब कैपिलरीज में वो ब्लड जाएगा तो वहाँ पर हमारे पास प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, बहुत डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इस वजह से क्या होता है, प्रेशर की डिसोसिएशन हो जाएगी, है ना, मतलब प्रेशर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये यहीं पे होता है, ठीक है, आर्टरियोल्स टू कैपिलरी जंक्शन है। प्लेटो फेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू कैल्शियम इन्फ्लक्स है। अच्छा, ये असल में क्या होता है, प्लेटो फेस मैंने आपको पढ़ाया था एक्शन पोटेंशियल के दौरान कि ये होता है पोटाशियम के बाहर निकलने की वजह से और कैल्शियम के अंदर आने की वजह से, ये दोनों चीज़ें जब साथ में हो रहे होते हैं और इक्वल अमाउंट में पोटाशियम बाहर जा रहे हैं, उसी अमाउंट में अगर कैल्शियम अंदर आ रहे हैं, तो फिर इसमें क्या होता है, प्लेटो फेस बनता है। ये था ना, ये पहला फेस था, से ये 90 था, इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90, इसको हम ला रहे थे -70 तक, ठीक है, इसको हम कह रहे थे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। इस थ्रेशोल्ड के बाद -70 से लेकर फॉर एग्जांपल +10 तक जो सोडियम चैनल ओपन होते थे, उसकी वजह से फिर ये डिप्रेशन का प्रोसेस होता था। उसके बाद फिर क्या होता था, वो सोडियम चैनल तो क्लोज हो गए, अब क्या, पोटाशियम चैनल ओपन होंगे। पोटाशियम चैनल जब ओपन होंगे, सोडियम तो अंदर आ रहा था बाहर से ना, इस वजह से -70 से 100 +10 तक गया, इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। उसके बाद सोडियम चैनल जब क्लोज हो गए तो अब पोटाशियम चैनल सेल के ओपन होंगे, सेल के पोटाशियम चैनल जब ओपन होंगे तो पोटाशियम ज़ाहिर है अंदर जाता है, तो सारा पोटाशियम बाहर निकलना स्टार्ट होता है। तो पोटाशियम ये बाहर जब निकलेगा तो ज़ाहिर है अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो +10 से ये फॉर एग्जाम्पल 0 तक जाएगा या -5 तक जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उसके बाद फिर यहाँ पर एक और चैनल होते हैं सेल के अंदर, उनको हम कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल, वो फिर ओपन हो जाते हैं। जब ओपन होते हैं तो फिर क्या है, यहाँ बाहर जो कैल्शियम प्रेजेंट है वो कैल्शियम अंदर आता है। तो अब क्या होता है, जितने पोटाशियम फॉर एग्जांपल अब 5 पोटाशियम बाहर जा रहे हैं, उतने ही 5 पोटाशियम 1 सेकंड में, ठीक है, और 1 सेकंड में 5 पोटाशियम बाहर जा रहे हैं और 5 कैल्शियम अंदर आ रहे हैं, तो इक्वल अमाउंट में चार्जेस का एक्सचेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास पोटेंशियल सेम रहेगा थोड़े टाइम के लिए, 0 के ऊपर रहेगा, तो उसकी वजह से फिर स्ट्रेट लाइन आएगा, इसको हम कह रहे थे प्लेटो फेस। तो अब देखें प्लेटो फेस में क्या है, सिर्फ कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं हो रहा है, अंदर जाने को इन्फ्लक्स कहते हैं। कैल्शियम तो अंदर जा रहा है लेकिन पोटाशियम भी बाहर निकल रहा है उसी मिकदार में, इसी वजह से एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बन रहा है। लेकिन उन्होंने आंसर क्या दिया, कैल्शियम इन्फ्लक्स। उसकी वजह ये है कि इस प्लेटो फेज से पहले भी हमारे पास क्या था, पोटाशियम चैनल ओपन थे, पोटाशियम बाहर निकल रहा था, तो पोटाशियम चैनल के अंदर कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ ये चेंज आया है कि क्या है, कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, 0 के ऊपर क्या हो गया, फॉर एग्जांपल कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, तो कैल्शियम अभी अंदर आ रहा है, तो कैल्शियम के अंदर आने की वजह से ये वाला जो नीचे की तरफ जा रहा था वो भी स्टॉप हो गया, अभी क्या है, प्लेटो फेज बन रहा है। तो अगर ऑप्शन में ये पूरा दिया होगा कि प्लेटो फेज इज ड्यू टू कैल्शियम इन्फ्लक्स प्लस पोटाशियम इफ्लक्स, तो सबसे बेस्ट तो वो ही है। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ये दिया हुआ है, कैल्शियम इन्फ्लक्स भी दिया हुआ है और अगले ऑप्शन में पोटाशियम इफ्लक्स, तो आपने पोटाशियम इफ्लक्स को करेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये रिपोलेशन में भी हो रहा है, पूरे रिपोलेशन में, ये देखो इनिशियल रिपोलेशन था, फिर ये प्लेटो फेज के बाद फिर से रिपोलेशन होता है, कैल्शियम चैनल जब क्लोज होगा तो दोबारा से ये हमारे पास क्या है, पोटाशियम तो बाहर जा रहा है, वो तो क्लोज नहीं होगा, तो ये हमारे पास वापस ये जो पोटेंशियल है वो 0 से वापस माइनस की तरफ आएगा। तो अगर ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं अलग अलग, पोटाशियम इन्फ्लक्स और कैल्शियम इन्फ्लक्स है, तो फिर आपने पोटाशियम इन्फ्लक्स को नहीं करना, कैल्शियम इन्फ्लक्स को, ठीक है। लेकिन अलग अलग ऑप्शन अगर नहीं दिया हुआ, एक ही ऑप्शन में अगर दोनों दिए हुए हैं कि कैल्शियम के इन्फ्लक्स और पोटाशियम के इफ्लक्स की वजह से हो रहा है क्या, प्लेटो फेज, तो फिर इसको करेक्ट करना है। लेकिन अगर नहीं दिया, ये दोनों ऑप्शन में नहीं दिए हैं, तो फिर आपने कैल्शियम इन्फ्लक्स वाले को करेक्ट करना है, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी, है ना।
तो उसके बाद है पर्सन विद हेमोरेज विल हैव, अब एक पेशेंट है उसको हेमोरेज है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसका क्या होगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन है, डिक्रीज सीवीपी है। अब देखिए ब्लड जब कम होगा तो जाहिर है हाइपोटेंशन होगा, बीपी कम होगा। अब बीपी जब कम हो गया तो सबसे पहले बीपी जब कम होता है तो उसका रिस्पॉन्स में क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है ताकि कार्डिक आउटपुट मेंटेन हो सके। कार्डिक आउटपुट का ये मतलब कि 1 मिनट के अंदर पूरे बॉडी के पास कितना ब्लड जाता है, तो उस कार्डिक आउटपुट को हमने मेंटेन करना होता है। तो उसको या तो हमने क्या करना होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना होता है, या फिर हमारे पास हार्ट रेट को, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इन्हीं दो चीज़ों का अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था। तो अब स्ट्रोक वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है ना, हाइपोटेंशन हो गया है, ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर कम है तो वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा, प्रीलोड डिक्रीज होगा, फिर आगे जाके स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो अब क्या करेंगे, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे, तो टैकीकार्डिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, और फिर क्या होगा, सेंट्रल वीनस जो पल्स होता है या प्रेशर होता है, जेवीपी जिसको कहते हैं, जेवीपी भी कहते हैं ना, जगुलर वीनस पल्स, तो वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जब ब्लड कम होता है, हाइपोवॉल्यूम होता है, तो वो भी डिक्रीज़ होता है। मतलब ये सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है, थोड़ा सा अगर आप कंसेप्ट के साथ समझेंगे समझ आ जाएगी आपको। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट लाइज इन सब एंडोकार्डियम में होता है। कंडक्टिंग सिस्टम क्या है, यही है, ऐसे नोड के बाद क्या है, ए वी नोड है, ए वी नोड के बाद क्या है, बंडल ऑफिस है, उसके बाद फिर राइट बंडल ब्रांच है, लेफ्ट बंडल ब्रांच है, और उससे फिर हमारे पास निकलेंगे परकंजी फाइबर्स हैं। ये सारा इसको कह रहे हैं कंडक्टिंग सिस्टम, और ये ज़्यादातर किस में होता है, सब एंडोकार्डियम। हार्ट के 3 लेयर थे ना, सबसे आउटर एपिकार्डियम था, एपिकार्डियम के अंदर क्या था, मायोकार्डियम जो कि सबसे मोटा था, ठीक है, मसल वाला लेयर था जो कि कंट्रैक्ट कर रहा था, उसके अंदर इनर लेयर जो है उसको कहते हैं एंडोकार्डियम। अब वो एंडोकार्डियम के नीचे, नीचे का ये मतलब उसके ऊपर है, यहाँ पर सब एंडोकार्डियम का ये मतलब है कि अंदर से हम लोग अभी काउंट कर रहे हैं कि ये एंडोकार्डियम है अंदर से, ठीक है, उसके नीचे है, उसके नीचे मतलब उसके ऊपर है असल में, ठीक है। तो एंडोकार्डियम के ऊपर और मायोकार्डियम के दरमियान, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम के दरमियान क्या प्रेजेंट होता है, ये कंडक्टिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। अच्छा, ईसीजी शोज प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल इन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में यही होता है, हाँ बाकी तो सेम रहता है, ठीक है, पीआर इंटरवल मिस नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी पीआर इंटरवल की। उसकी वजह ये है कि ए वी नोड क्या है, कंडक्शन उसकी स्लो हो गई है। जब कंडक्शन ए वी नोड की स्लो होगी तो जाहिर सी बात है पीआर इंटरवल क्या है, ए वी कंडक्शन को शो कर रहा था, तो फिर पीआर इंटरवल इंक्रीज़ होगा। नर्व टेकिंग अफरेंट्स, अफरेंट्स का मतलब होता है सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम बैरो रिसेप्टर्स। कौन से नर्व जो है वो सेंसरी सेंसेशन को कैरी कर रहे हैं बैरो रिसेप्टर से, तो वो है ग्लोसोफेरिंजियल। अच्छा, और उनके पास इफरेंट जो आ रहे हैं मोटर फाइबर्स, वो कौन ला रहा होता है, वो वेगस नर्व, ये याद रखें। ब्लड फ्लो टू टिश्यूज इज मेंटेन्ड बाय मीन आर्टेरियल प्रेशर। टिश्यूज़ की तरफ ब्लड फ्लो को कौन मेंटेन करता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर। अच्छा, वेंट्रिकल्स मैक्सिमली फिल्ड इन आर्टेरियल सिस्टोल में मैक्सिमली फिल हो जाता है, ये मैंने आपको बताया। एक होता है मैक्सिमली फिल्ड, एक होता है मैक्सिमल फिल्डिंग। अब जो आर्टेरियल सिस्टोल है वो कार्डिक साइकिल का हमारे पास लास्ट फेस है, समझे, ठीक है, कि उस फेस में क्या होता है, आर्टरिया से हमारे पास मैक्सिमम ब्लड जा चुका होता है, कहाँ पर, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, आर्टेरियल सिस्टोल जैसे होता है तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कंट्रक्शन स्टार्ट होता है ना। तो इस वजह से कि वेंट्रिकल्स मैक्सिमल जो लास्ट फेस होगा तो जाहिर है उसके बाद फिर रिलैक्सेशन, उसके बाद फिर कंट्रक्शन स्टार्ट होगा ना। अब डायस्टोल का जो लास्ट फेस है, डायस्टोल जो हो रहा होता है उसमें उसका जो वेंट्रिकल का डायस्टोल हो रहा होता है, और उसी टाइम फिर आर्टरिया क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। तो आर्टरिया में अगर थोड़ा भी ब्लड मौजूद है वो कंट्रक्शन की वजह से सारा किस में आ जाता है, वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, मैक्सिमली फिल्ड हो जाए, मैक्सिमल फिल्ड हो जाएगा। पहले अगर उसमें 100 ml थे वेंट्रिकल में, ठीक है, यहाँ पे, तो अब इसके कंट्रैक्ट होने की वजह से आर्टरियाज की, तो अब इनमें आ जाएगा कितना, फॉर एग्जांपल 120 या 130 ml मैक्सिमम फिल्ड हो जाएंगे। और एक वो पूछ रहे होते थे मैक्सिमम फिलिंग, कि वेंट्रिकल की मैक्सिमम फिलिंग किस में होती है, किस स्टेज में। मैक्सिमम फिलिंग का ये मतलब है कि किस फेज में सबसे ज़्यादा ब्लड इसके अंदर एंटर होता है वेंट्रिकल्स में, तो वो फेज जो था रैपिड फिलिंग, जब आर्टरिया से ब्लड आ रहा होता है बहुत तेज़ी से यहाँ पे आता है, फॉर एग्जांपल 80 ml क्या है, सिर्फ उसी रैपिड फिलिंग में आता है। फिर बाकी जो ये 20 ml किस में आया था, लास्ट फेज में, किस में, जिसको हम लोग आर्टरियल सिस्टोल कह रहे थे। उसके अलावा 20 ml फॉर एग्जांपल जो रह गया वो बाकी जो फेसेस हैं, 4-5 फेसेस रह गए, उनमें हमारे पास एंटर होता है वेंट्रिकल्स में। तो मैक्सिमम फिलिंग किस में हो रही है, 80 ml किस में आ रही है, 80 ml तो ये एग्जैक्ट वो नहीं है, मैं समझाने के लिए, ठीक है। तो 80 ml किस फेस में आर्टरिया से एंटर हुए थे वेंट्रिकल्स में, तो वो हमारे पास था रैपिड फिलिंग के दौरान, रैपिड
फिलिंग के दौरान। तो रैपिड फिलिंग के दौरान क्या होता है, मैक्सिमम फिलिंग होती है, ठीक। फिलिंग से यहाँ पर भी मैक्सिमम फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। लेकिन अगर वो पूछे मैक्सिमली वेंट्रिकल्स आर फिल्ड, ईडी अगर आ जाए कि किस फेज में वेंट्रिकल्स में जो वो होता है ब्लड होता है मैक्सिमम मौजूद होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास किस में होता है, इसी फेस आर्ट्रियल सिस्टोल में। क्योंकि इससे पहले वाले सारे फेसेस अभी हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या है, इसमें ब्लड हमारे पास पहले से भी बहुत ज़्यादा है। अब लास्ट फेस है उसमें क्या है, और भी ब्लड एंटर हो जाएगा किस में, वेंट्रिकल्स में। तो अब डायस्टोल अब कंट्रक्शन स्टार्ट होना है, इसके बाद और ब्लड नहीं आना इसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। तो अब क्या है, जाहिर सी बात है, अब वेंट्रिकल्स मैक्सिमम फिल्ड हो चुके हैं, ईडी। तो फिल्ड का अगर पूछें आर्ट्रियल सिस्टोल है, अगर मैक्सिमम फिलिंग का पूछें तो उसमें आप रैपिड फिलिंग लगाएंगे। तो ये अभी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा उसके बाद है ब्लड फ्लो टू टिश्यूज इज मेंटेन, ये भी हो गया। कार्डिक टिश्यूज इज मोस्ट वल्नरेबल टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एट विच पॉइंट, वो है जस्ट एट द एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल है। फिर व्हेन एवी कंडक्शन वेलोसिटी इज स्लोड डाउन व्हाट विल बी सीन, जब ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, ऊपर अभी पढ़ा था फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक जो था, जिसमें पीआर इंटरवल इंक्रीज हो रहा था, इसका भी आंसर सेम है। ए बी क्योंकि पीआर इंटरवल ए बी कंडक्शन को शो कर रहा होता है कि ए बी नोड के पास जो कंडक्ट हो रहा होता है, ठीक है, ए बी नोड से इम्पल्स किस में बंडल ऑफिस और राइट और लेफ्ट बंडल में जब जा रहा होता है ना, तो उस ए बी नोड से बहुत स्लो गुजर रहा होता है, उसी की वजह से पीआर इंटरवल बनता है ना। तो अब अगर ए बी कंडक्शन वेलोसिटी नॉर्मल से भी स्लो हो जाए तो फिर क्या होगा, पीआर इंटरवल और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कॉमन कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, कॉमन सेंस वाली चीज़ें, ये आपने याद रखना है। फिर अगला है द मेन सर्कुलेटरी ड्राइव ऑफ ब्लड फ्लो इज, मेन सर्कुलेटरी ड्राइव ब्लड फ्लो की क्या है, वो मैप है, मीन आर्ट्रियल प्रेशर। टिश्यूज़ को भी मीन आर्ट्रियल प्रेशर की वजह से वो पहुंच रहा होता है ब्लड। अच्छा ईसीजी ऑफ अ गर्ल यू सी शॉर्ट टूथ वेव्स विद पी वेव्स इन अ रेशो ऑफ 3:1, हर पल्स इज इरेगुलरली इरेगुलर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अकर्ड। अब पल्स इरेगुलर हमारे पास आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में भी होता है, आर्ट्रियल फ्लटर में भी होता है, लेकिन 60 टूथ वेव किस में होता है, आर्ट्रियल फ्लटर में। और 3:1 का ये मतलब कि 3 पी वेव्स होते हैं और एक हमारे पास क्यू आर एस कम्प्लेक्स होता है। इस तरह ये 1 2, इस तरह 2, ये 3, उसके बाद एक क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, उसके बाद फिर से ये 1, ये 2, ये 3, फिर क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, फिर ये 1, ये 2, ये 3। अब ये देखें ये 60 टूथ की तरह हैं कि नहीं, ये पी वेव्स हैं, ठीक है, 3 पी वेव्स, एक क्यू आर एस कम्प्लेक्स, इस वजह से हम कह रहे हैं 3:1 है। तो 60 टूथ की तरह के, जैसे वो आरा नहीं होता है, आरी जो होता है उसको हम 60 टूथ कहते हैं ना इंग्लिश में, तो उसके टूथ भी तो इसी तरह होते हैं कि नहीं। तो 60 टूथ अपेयरेंस ईसीजी के ऊपर, आर्ट्रियल फ्लटर का जो ईसीजी होता है वो 60 टूथ की तरह, आरी के जो दांत होते हैं, आरा जो होता है उसके जो दांत होते हैं उसकी तरह लग रहा होता है। तो इसका आंसर है आर्ट्रियल फ्लटर। फिर अबाउट द चैम्बर्स ऑफ हार्ट, हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं, अब राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है इसने बताया हुआ है वो कितना है, 25 है। 25 सिस्टोल के दौरान था, और 5 किस में होता है, 5 तो नहीं होता, 0 to 8 जो होता है, मतलब ये एक रेंज है ना, तो 5 भी उसी में आ जाता है ना, 0 to 8। 0 to 8 क्या होता है, डायस्टोल के दौरान प्रेशर होता है वेंट्रिकल का, राइट वेंट्रिकल का। तो इसमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, और कोई फिट नहीं हो रहा ना, तो 25/5। रिगार्डिंग सेकेंड हार्ट साउंड है, क्या होता है, लेस ड्यूरेशन देन S1, हाँ सेकेंड हार्ट साउंड की ड्यूरेशन S1 से कम होती है। अच्छा फर्स्ट हार्ट साउंड क्या था, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वाल्व की वजह से था, और सेकेंड हार्ट साउंड क्या था, क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व की वजह से था। राइट री इंट्री सर्किट इसको बोलते हैं, री इंट्री सर्किट या इम्पल्स जो होता है वो कहाँ पे होता है, पैराक्सिस्मल वेंट्रिकुलर एरिथमिया में होता है। ECG shows P wave is converted into small waves and QRS comes at irregular interval। अब P waves ECG शो कर रहा है, लेकिन वो क्या है, स्मॉल वेव्स है, वो P waves स्मॉल वेव्स बना रहे हैं, और QRS क्या है, इरेगुलर इंटरवल पे आ रहा है। तो ये किस कंडीशन में होता है, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में, ये आपने याद करना है। इन कार्डिक साइकिल आर्ट्रियल फिब्रिलेशन अकर्स, अब कार्डिक साइकिल में आर्ट्रियल जो फिब्रिलेशन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो हमारे पास इनमें से किसी इसमें नहीं होता, ये है इसका आंसर है एट द लोअर एंड ऑफ पीआर इंटरवल। हाँ अब जो पीआर इंटरवल जब ख़त्म एंड हो रहा होता है तो उस वक्त आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होते हैं। पेशेंट्स आफ्टर आरटीए लूजेस 2 लीटर ऑफ ब्लड है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर। अब पेशेंट है उसने जो है 2 लीटर उसने लॉस कर लिया ब्लड, तो उसमें से अब क्या चेंज आएगा, उसका वीनस टोन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, जब ब्लड कम होगा तो फिर क्या है, जाहिर सी बात है वीनस रिटर्न कम हो रहा है। अब वीनस रिटर्न जब कम हो गया तो हमारी बॉडी का रिस्पांस ये होगा, एक तो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा ताकि कार्डियक आउटपुट को मेंटेन कर सके,
दूसरा हमारे पास क्या करेगा, वीनस टोन को इंक्रीज़ करेगा ताकि ब्लीडिंग कम हो। वीनस टोन की वजह से एक तो ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी बात ये होगी कि वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा और स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा और कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करवाने की कोशिश होगी। तो वीनस टोन इस वजह से इंक्रीज़ होता है, एक तो ब्लीडिंग को कम करता है, दूसरा हमारे पास वीनस रिटर्न को इंक्रीज़ करने के लिए ताकि कार्डिक आउटपुट को मेंटेन कर सकें। अच्छा, वी वेव जो होता है कार्डिक साइकिल में वो किस चीज़ को शो करता है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। हाँ, अब ये वी वेव भी ज़ाहिर सी बात है, ये बनता कब था वी वेव, एक हमारे पास सी वेव था, एक ए वेव था, एक वी वेव था। वी वेव हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के दौरान बन रहा था, क्योंकि इस दौरान भी वेंट्रिकल का हमारे पास प्रेशर क्या था, इंक्रीज़ हो रहा था। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज मेजर्ड बाय इनडायरेक्ट मेजर्स ऑफ लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर। अब लेफ़्ट जो आर्टेरियल नहीं है, लेफ़्ट आर्टेरियल है, लेफ़्ट जो आर्ट्रियम होता है हार्ट का, उसका प्रेशर हम जब मेजर करते हैं तो उससे हमारे पास क्या होता है, उसको डायरेक्ट तो हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि कैथेटर हम लोग डायरेक्ट लेफ्ट आर्टरियम तक तो ले नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, पल्मोनरी कैपिलरीज में वेज को ले जाएंगे, ठीक है, एक वो कैथेटर होता है पतला सा, उसको हम ले जाएंगे कहाँ पर, पल्मोनरी कैपिलरीज में। तो पल्मोनरी कैपिलरीज में जितना प्रेशर होगा तो वो सारा हम लोग मेजर करेंगे, वो कैथेटर के थ्रू हमारे पास मेजरमेंट्स आ जाएंगे। तो वो मेजरमेंट क्या है, इनडायरेक्टली किस चीज़ के बारे में बता रहा होता है, लेफ्ट आर्टरियम के प्रेशर के बारे में बता रहा होता है, उसको कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है। कार्डिक इंडेक्स इज रिलेटेड टू, कार्डिक इंडेक्स इज रिलेटेड टू CO2 बॉडी सरफेस, कार्डिक आउटपुट टू बॉडी सरफेस एरिया। हाँ, अब कार्डिक आउटपुट टू बॉडी सरफेस एरिया का जो हमारे पास एक हम लोग रेशियो निकालते हैं उसको हम नाम देते हैं कार्डिक इंडेक्स। विच वन इज़ नॉट रिकॉर्डेड ऑन ECG, ऐसे नोट जो है, या फिर क्या होता है, या फिर लिखा होगा रीपोलराइजेशन। ये तो इन्होंने अभी हमसे कुछ सही नहीं पूछा है, सॉरी, रीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रियम, आर्ट्रियम का जो रीपोलराइजेशन होता है वो ECG पे नॉर्मली शो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने कुछ और ही चीज़ें लिखी हुई हैं कि विच वन इज़ नॉट रिकॉर्डेड ऑन ECG है, ऐसे नोड है, AV नोड है, वेंट्रिकल्स हैं, आर्ट्रिया है। अब ये तो जाहिर सी बात है, वेंट्रिकल आर्ट्रिया से नोड और AV नोड तो हमारे पास शो नहीं हो रहे ECG पे, इनकी एक्टिविटी शो हो रही होती है, तो ऐसे नोड की एक्टिविटी भी शो हो रही होती है, ECG पे क्यों नहीं होती। जो पी वेव जो होता है वो क्या है, वो आर्ट्रियल डिपोजिशन को शो करता है कि नहीं, तो वो क्या है, आर्ट्रियल डिपोजिशन क्यों हो रही है, ऐसे नोट करवा रहा होता है। हाँ, इसमें अभी ये बात आपने, ये थोड़ी सी इन लोगों ने जो है कंफ्यूज करने के लिए ये बात दी है। देखें, ऐसे नोट क्या है, वो हमारे पास क्या इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, इम्पल्स जो प्रोड्यूस किए वो फिर जाते हैं किसके पास, आर्ट्रियम के पास, आर्ट्रियम को कंट्रैक्ट करवाते हैं, तो आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन फिर होती है। तो आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन के लिए होता है क्या, पी वेव। ऐसे नोट की जो इम्पल्सिस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उसको शो नहीं कर रहा होता ये पी वेव, लेकिन आगे जो PR इंटरवल जो होता है वो तो AV नोड से जो कंडक्शन हो रही होती है उसी को शो कर रहा होता है। उसके बाद फिर QRS कम्प्लेक्स जाहिर है वो भी वेंट्रिकल के कंडक्शन को शो कर रहा होता है, डीपोजिशन को, और उसके बाद आर्ट्रिया का डीपोजिशन वही पी वेव था, मैंने कहा शुरू में। लेकिन ऐसे नोड का जो इम्पल्स प्रोड्यूस हो रहे थे शुरू में, उसके लिए कुछ नहीं होता वहाँ पे ECG में, तो इस लिहाज से फिर ठीक है। लेकिन ये MCQ इस तरह भी आता है कि नॉर्मली ECG के ऊपर क्या हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो वो होता है आर्ट्रियल जो रीपोलराइजेशन होती है वो नॉर्मल ECG पे नहीं आती। डीपोलराइजेशन आर्ट्रियम की तो आएगी जिसको पी वेव कहते हैं, लेकिन रीपोलराइजेशन नहीं नज़र आएगी अगर नॉर्मल ECG है बंदे का। हाँ, पैथोलॉजीज होंगे तो उनमें हमारे पास हो सकता है नज़र आ भी जाए, कुछ पैथोलॉजीज में नज़र आता है। मैक्सिमम हार्ट रेट अकर्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अब इनमें से एट्रोफिन आप इन्फ्यूजन लगा दें, हार्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होता, इतना इंक्रीज़ होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितना एक्सरसाइज में। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो या एंग्जाइटी हो, उनमें भी हार्ट रेट इतना इंक्रीज़ नहीं होता। एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पंप कर सकें स्केलेटल मसल की तरफ, और उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके। मैक्सिमम प्रेशर इन एरोटा जो होता है ड्यूरिंग कहाँ कब होता है, स्लो इजेक्शन फेज के दौरान। अब ये भी मैंने पढ़ाए थे आपको, एक होता है मैक्सिमम प्रेशर इन एरोटा, एक होता है मैक्सिमम एरोटिक प्रेशर था, एक था मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब मैक्सिमम एरोटिक प्रेशर मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है, ये राइट आर्ट्रियम में, ये लेफ्ट आर्ट्रियम में, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल है फॉर एग्जांपल। तो
तो ये मैंने आपको बताए थे ना, ये राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा था, ये एरोटा। ये एरोटा नीचे की तरफ तो नहीं आता ना, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन अब आपको समझाने के लिए निकलता तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ही है ना। अब जो लास्ट फेस होता है, वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसका जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन या सिस्टोल का जो लास्ट फेस होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, स्लो इजेक्शन फेस। अब पहले शुरू में हमारे पास होता है रैपिड इजेक्शन फेस वगैरह होता है, तो उसमें हमारे पास ब्लड तेज़ी से आता है एरोटा में। फॉर एग्जांपल रैपिड इजेक्शन फेस में यहाँ पर कितना हमारे पास ml आ गया, एरोटा में एंटर हुआ फॉर एग्जांपल 60 ml। फिर जब स्लो इजेक्शन फेस होता है तो उसमें हार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल इसको आप 80 कर दें, तो अब स्लो इजेक्शन फेस में क्या होता है, वेंट्रिकल्स में जो 40 ml रह जाता है 50 ml, उसका भी हमारे पास 20 ml फॉर एग्जांपल आ जाता है, कहाँ पे इंटर हो जाता है, कहाँ पे, इसमें एरोटा में। तो अब देखें पहले क्या था, रैपिड इजेक्शन में 80 ml एरोटा में एंटर हुआ था। अब स्लो इजेक्शन फेस उसके बाद होता है, उसमें मजीद 20 ml एरोटा में एंटर होगा। तो अब ब्लड किस फेस में सबसे ज़्यादा होगा, एरोटा में। स्लो इजेक्शन फेस में होता है कि नहीं, तो इस वजह से स्लो इजेक्शन फेस के दौरान क्या होता है, एरोटा का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। इसमें लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि स्लो इजेक्शन में तो स्लो ब्लड जा रहा है एरोटा में, तो प्रेशर क्यों बढ़ता है, सबसे ज़्यादा क्यों होता है एरोटा का। तो वो असल में क्या है, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि ब्लड तेज़ी से आ रहा है या ब्लड स्लो आ रहा है। वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ब्लड की क्वांटिटी कितनी है एरोटा में। रैपिड इंजेक्शन में तो ठीक है, ब्लड आता है तेज़ी से एरोटा में, लेकिन क्या होता है, मैक्सिमम क्वांटिटी नहीं होती ब्लड की, क्योंकि उसके बाद और फेसेस होते हैं सिस्टोल के। तो उसके बाद एक फेस होता है स्लो इंजेक्शन, जो कि लास्ट फेस है किसका, सिस्टोल का। तो उसमें क्या है, मैक्सिमम जो ब्लड होता है वेंट्रिकल का वो सारा एंटर हो चुका होता है किसमें, एरोटा में। तो स्लो इंजेक्शन फेस के दौरान एरोटा में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से प्रेशर एरोटा का सबसे ज़्यादा होगा। तो ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, और मिनिमम कब होता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रक्शन में मिनिमम एरोटिक प्रेशर था। अब मैक्सिमम एरोटिक प्रेशर स्लो इजेक्शन फेस और मिनिमम एरोटिक प्रेशर, ठीक है। अब इनको आप मिक्स नहीं करें, एक है एरोटिक प्रेशर है और एक है वेंट्रिकुलर प्रेशर हैं, ठीक है। वेंट्रिकुलर भी मैक्सिमम और मिनिमम का एमसीक्यू बार बार आता है, और एरोटिक का भी, इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना। अब जो मिनिमम एरोटिक प्रेशर होता है, मिनिमम एरोटिक प्रेशर कब होगा, जब एरोटा में सबसे कम ब्लड होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एरोटा में सबसे कम ब्लड कब होता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रक्शन में सबसे कम होता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रक्शन। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक जो कंट्रक्शन होता है उसमें क्या होता है, एरोटा और ये पल्मोनरी वाल्व क्लोज हैं, और सिर्फ हमारे पास ट्राइकस्पिड और ये भी हमारे पास क्लोज होते हैं। तो अब क्या है, ब्लड एरोटा में जा नहीं रहा, एरोटा में सबसे कम ब्लड है, इस वजह से मिनिमम एरोटिक प्रेशर होता है। और मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर कब था, जब वेंट्रिकल में सबसे ज़्यादा ब्लड होगा, उसको कहते हैं मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर। तो मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर का लास्ट फेज क्या था, आर्ट्रियल सिस्टोल था कि नहीं। तो आर्ट्रियल सिस्टोल में हमारे पास क्या होता है, वेंट्रिकल के अंदर मैक्सिमम ब्लड आ जाता है, वेंट्रिकल्स मैक्सिमली फिल्ड हुए होते हैं, और इसी दौरान वेंट्रिकल का प्रेशर भी मैक्सिमम होता है। लेकिन नहीं, ये यहाँ पर आपने सॉरी, इसने आपने मिक्स नहीं करना। मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या है, ये इन लोगों ने एक और सेंस में दिया हुआ है। मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर हम पढ़ते थे कि रैपिड इजेक्शन फेज जो होता है उसमें वेंट्रिकल्स का प्रेशर सबसे मैक्सिमम होता है। वेंट्रिकल्स में प्रेशर सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि एक तो उससे पहले जो फेस होता है आर्ट्रियल सिस्टोल, उसमें एक तो फुल कंप्लीट भर गया, ठीक है, वेंट्रिकल ब्लड से। उसके बाद अगला फेस जो होता है उसमें फिर कंट्रक्शन भी स्टार्ट हो रहा है। जब कंट्रक्शन भी स्टार्ट होगा और क्या है, तो वो वॉल्यूम कम हो जाएगा वेंट्रिकल का, और जब भी वॉल्यूम को अगर आप कम कर दो तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो और प्रेशर इंक्रीज़ होगा वेंट्रिकल का। तो इस वजह से मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर जो होता है वो रैपिड इजेक्शन फेस में होता है, रैपिड इजेक्शन फेस में, क्योंकि उस वक्त वेंट्रिकल का कंट्रैक्ट हो रहा है, इस वजह से, और उसमें ब्लड भी मैक्सिमम है, तो वेंट्रिकल का प्रेशर मैक्सिमम होता है। और जब मैक्सिमम, इसी वजह से फिर उस वक्त एरोटिक वाल्व ओपन हो जाता है और ब्लड फुल रैपिडली इंटर होता है किसमें, एरोटा में, क्योंकि वेंट्रिकल में प्रेशर मैक्सिमम है, इस वजह से वो रैपिडली आ रहा है एरोटा में। सिंपल सी बात है ना, कॉमन सेंस की। अच्छा, फिर उसके बाद है मैक्सिमम प्रेशर इन एरोटा। मैक्सिमम एरोटिक प्रेशर क्या है, वही स्लो इजेक्शन या रिड्यूस्ड इजेक्शन में होता है। उसके बाद इसने एक्सप्रेशन दिया हुआ है। मिनिमम एरोटिक प्रेशर क्या था, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रक्शन में था, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, फिर क्योंकि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रक्शन में एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व क्लोज है, इस वजह से एरोटा में कुछ नहीं जा रहा था ब्लड, इस वजह से ब्लड सबसे कम था एरोटा में इस दौरान, तो मिनिमम एरोटिक प्रेशर कह रहे हैं। आइसोवॉल्यूमेट्रिक देखें ना, आइसो मीन्स सेम वॉल्यूम है किसका, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का। अब ना ऊपर से आर्ट्रियम से ना ब्लड आ रहा है, क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व और मैट्रल वाल्व भी क्लोज हैं, और नीचे वाले वाल्व भी क्लोज हैं।
तो लेकिन कंट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल का पहला स्टेज है यहाँ ये कंट्रक्शन का, तो कंट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अब क्या है एरोटा में अभी तक ब्लड नहीं किया, एरोटिक वाल्व और पुल्मोनरी वाल्व क्लोज हैं, तो इस वजह से मिनिमम होगा एरोटिक प्रेशर। और मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर मैंने आपको बताया रैपिड इजेक्शन के दौरान होता है। मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है, इसी वजह से फिर क्या होता है इतने ज़्यादा प्रेशर की वजह से फिर वो एरोटिक वाल्व ओपन होता है और फुल तेज़ी से रैपिडली ब्लड इंजेक्ट करेगा एरोटा में। और मिनिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर कब था? रैपिड फिलिंग के दौरान था। रैपिड फिलिंग के दौरान मतलब आर्टरिया से ब्लड बहुत तेज़ी से आ रहा था, किसमें? वेंट्रिकल में आ रहा था। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर सबसे कम था, इस वजह से ऊपर से ब्लड बहुत तेज़ी से आ रहा है। अगर यहाँ पर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है वेंट्रिकल में ना, तो ऊपर से ब्लड जो है अगर आता है आर्टरियम से वेंट्रिकल में, वो रैपिडली नहीं आता, रैपिड फिलिंग नहीं होती, रेजिस्टेंस थोड़ा होता है ना। तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये भी आपको समझ आ गई होगी। मोस्ट पोटेंट रिस्पॉन्स इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है? ब्रेन इस्केमिक रिस्पॉन्स होता है, ये सबसे पावरफुल होता है। और जब भी बीपी 60 मिलीमीटर मर्करी होगा या उससे कम होगा तो फिर ये एक्टिवेट होगा। टूमेयर का ये है मोस्ट पोटेंट रिस्पॉन्स। अर्ली रिस्पॉन्स जो था, सबसे इमीडिएट या अर्ली रिस्पॉन्स कौन शो कर रहा था? बैरो रिसेप्टर थे। और एज ए होल शॉक के दौरान कौन मेंटेन कर रहा था बीपी को या लॉन्ग टर्म कौन कंट्रोल कर रहा था? वो रास था, ठीक है, रीनल एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। वो कल मैंने आपको समझा दिया था पिछले लेक्चर में। टू मेजर कार्डिक आउटपुट विच डाई इज़ यूज? कार्डिक आउटपुट के लिए हम कार्डियोग्रीन जो डाई होता है, कलर होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। पल्स वेव वेलोसिटी कैन बी यूज टू डिटेक्ट ब्लड फ्लो टू द एक्सट्रीमिटी। पल्स वेव वेलोसिटी जो है होता है, ये इसके थ्रू हम लोग ब्लड फ्लो को डिटेक्ट करते हैं कि एक्सट्रीमिटी की तरफ ब्लड फ्लो कितना जा रहा है। बैरो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं चेंजेस इन आर्टरियल ब्लड प्रेशर, के आर्टरीज के ब्लड प्रेशर में कितने चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इफ राइट आर्टरियल प्रेशर इज इंक्रीज, अगर राइट आर्टरियम का प्रेशर हम इंक्रीज कर दें फिर क्या होगा? इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा। हाँ, अब राइट आर्टरियम का प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया तो फिर क्या होगा? राइट वेंट्रिकल का प्रेशर, राइट वेंट्रिकल से फिर पुल्मोनरी आर्टरी, वहाँ से फिर लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड जाएगा, वहाँ से फिर जाएगा क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो अब राइट आर्टरियम का प्रेशर इंक्रीज है, मतलब ब्लड ज़्यादा है उसके अंदर, तो फिर लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड ज़्यादा जा रहा होगा और फिर क्या होगा? फिर हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। एस ए नोड ए वी नोड ज़्यादा एक्टिवेट होंगे क्योंकि राइट आर्टरियम के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, वो एस ए नोड को एक्टिवेट कर रहा होगा, इम्पल्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। हार्ट रेट इज 75, पी आर इंटरवल 0.3। इफ हार्ट रेट बिकम्स 225 व्हाट विल बी दी पी आर इंटरवल है, तो इसका आंसर है 0.1 है। हार्ट रेट हमारे पास 75 है, पी आर इंटरवल 0.3 है। अच्छा, अब हार्ट रेट बिकम्स, हार्ट रेट की कितना बहुत ज़्यादा हो गया, 225 हो गया है। अब 75 के ऊपर पी आर इंटरवल 0.3 आ रहा है। अब 75 को आपने क्या कर दिया? ट्रिपल कर दिया है। जब 75 को आप ट्रिपल करेंगे, हार्ट रेट को आपने ट्रिपल किया है, तो पी आर इंटरवल जाहिर सी बात है उतना ही कम होगा, 3 गुना कम होगा, ठीक है ना। ये इस तरह है ना। अब ये मैं आपको समझाता हूँ, कॉमन सेंस वाली बात है ना। जब हार्ट रेट कितना है? 75 है, उस वक्त पी आर इंटरवल कितना है? 0.3। अब आपने हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया तो पी आर इंटरवल, ये पी वेव है, ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, इसको क्यू आर एस कम्प्लेक्स कह रहे हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम नाम दे रहे होते हैं क्या? पी आर इंटरवल। ये जो सीधा लाइन है इसको पी आर इंटरवल कह रहे होते हैं। अब ये पी आर इंटरवल किस चीज़ को शो कर रहा होता है? ए वी कंडक्शन को, कि ए वी नोड से इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है। तो अब क्या है? हार्ट रेट क्या है? 75 है तो 0.3 है, ठीक है, ए वी कंडक्शन 0.3 है। अब हार्ट रेट को आपने ट्रिपल कर दिया। जब आप हार्ट रेट को ट्रिपल करेंगे तो ये जो लेंथ है ये भी डिक्रीज, हार्ट रेट जितना इंक्रीज होगा ना तो इतने जल्दी से हमारे पास पी वेव और क्यू आर एस कम्प्लेक्स उतने ही नज़दीक होंगे ना, ताकि जल्दी से हमारे पास क्या है? ये आर्ट्रियल डिपोजिशन है, फिर ए वी से जल्दी से कंडक्ट हुआ, फिर ये वेंट्रिकुलर डिपोजिशन हुआ। तो जब आप हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे तो पी आर इंटरवल जितना गुना आप हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे उतने गुना पी आर इंटरवल डिक्रीज़ होगा। तो आपने हार्ट रेट को जब 3 गुना इंक्रीज़ कर दिया, 75 से कितना 150 हो गया, 150 से फिर 225, मतलब 3 गुना, तो पी आर इंटरवल 3 गुना डिक्रीज़ होगा। इन्वर्स रिलेशन है इनका, ठीक है, 0.1 हो जाएगा। उसके बाद ऑन इस, अच्छा बस आज लेक्चर लेंथी हो गया है, इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, तो कुछ अगर समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।